गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जो हमारा PRT CPM में जो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस वाला मेथड है, आज उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि क्या फॉरवर्ड पास मेथड होता है, क्या बैकवर्ड पास मेथड होता है और कैसे कैसे हम फ्लोट्स निकालते हैं। तो ये जो अभी तक मैंने ये क्या किया है, पार्ट्स में आपको करवाया है, आज मैं इसको कंप्लीट कराऊंगी। क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट निकलेगा इसमें। तो क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव क्या है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस मेथड का, कि ये जो प्रोजेक्ट है उसका जो ड्यूरेशन होगा, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितनी ड्यूरेशन लगती है उसको एस्टिमेट करता है। और दूसरा क्या करता है, ये असाइन कराता है उसको स्टार्टिंग और फिनिश टाइम। जो जितनी भी एक्टिविटीज़ आती है प्रोजेक्ट में, उनको स्टार्टिंग और फिनिश टाइम क्या कराता है, असाइन कराता है। जैसे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उन एक्टिविटीज़ का स्टार्टिंग टाइम क्या होगा और फिनिश टाइम क्या होगा, वो कौन बताता है, क्रिटिकल पाथ एनालिसिस वो असाइन कराता है। और सेकेंड क्या करता है, ये टोटल प्रोजेक्ट की जो टोटल ड्यूरेशन होगी उसको क्या करता है, एस्टिमेट करता है। ये मेथड आता है हमारा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब क्रिटिकल पाथ एनालिसिस में क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो ये सबसे पहले क्या करता है, एक तो टोटल कंप्लीशन टाइम जो होता है प्रोजेक्ट का वो बताता है कि हमने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसमें हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, ये इधर उधर, और ये हमारी लास्ट एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी से लेके लास्ट एक्टिविटी तक हमारे प्रोजेक्ट को कितना टाइम लगता है वो बताता है कि टोटल कंप्लीशन टाइम क्या रहेगा हमारे प्रोजेक्ट का। सेकेंड बताता है कि अर्लियर एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। अर्लियर और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम बताता है किसका, हर एक एक्टिविटी का। अर्लियर और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मैंने आपको बताया था। अर्लियर तो वो होता है कि जो मिनिमम टाइम जिसमें हम हमारी एक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो एक्टिविटी है वो डिले ना हो और जो प्रोजेक्ट है वो भी डिले ना हो। लेटेस्ट क्या था, वो मैक्सिमम टाइम जब हम हमारी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। ठीक है, डिले नहीं होगा अर्लियर और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पे। अगर हम किसी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट क्या नहीं होगा, डिले नहीं होगा। थर्ड बोलता है क्रिटिकल एक्टिविटी एंड क्रिटिकल पाथ। ये और क्या बताता है कि क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बताता है और एक क्रिटिकल पाथ बताता है। ठीक है, और फोर्थ बताता है कि फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। फ्लोट उन एक्टिविटीज़ में कितना फ्लोट आ रहा है वो बताता है। फ्लोट होता क्या है, द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ ए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। ये वो अमाउंट होता है, टाइम का वो अमाउंट होता है जिसमें हम जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैं उनको कंप्लीट करते हैं विदाउट डिलेइंग द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है ना, वो तो डिले हो जाती हैं, पर उनके डिले से हमारे प्रोजेक्ट के जो कंप्लीशन टाइम पे है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो क्या आ जाते हैं, फ्लोट्स आते हैं। फ्लोट्स का मतलब वो है कि कितने टाइम तक हमारी एक्टिविटी डिले रही है, तो उनको हम फ्लोट या स्लैक बोल देते हैं। ठीक है, डिलेड टाइम, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डिलेड टाइम किसी भी एक्टिविटी का। तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, अब फॉरवर्ड पास मेथड आता है और बैकवर्ड पास मेथड आता है। फॉरवर्ड पास मेथड आपको मैं बता चुकी हूँ। फॉरवर्ड पास में क्या है, ये अर्लीस्ट इवेंट टाइम को बताता है। तो इसके क्या क्या हमारी कैलकुलेशन, मतलब जो स्टेप क्या क्या थे कैलकुलेट करने के। एक तो हम इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते हैं, इनिशियल से स्टार्ट करके कहाँ तक जाते हैं, एंड तक जाते हैं। और जो इनिशियल इवेंट होता है उसको क्या करा देते हैं, 0 असाइन करा देते हैं। ठीक है, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम जो होगा इनिशियल इवेंट का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकालते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, ESIJ = EI। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो ड्यूरेशन होती है उस एक्टिविटी की वो। फोर्थ है अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम फॉर एनी इवेंट J। किसी भी इवेंट का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम ऑफ अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो जितना भी अर्लीस्ट फिनिश टाइम में जो भी मैक्सिमम होगा ना, वो क्या हो जाएगा, J इवेंट का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम होगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे ही बैकवर्ड पास मेथड में वो क्या करते हैं, हम लेटेस्ट अलाउेबल इवेंट टाइम जो होता है वो निकालते हैं। ठीक है, लेटेस्ट में क्या आता है, पहले हम निकालते हैं लेटेस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ लास्ट इवेंट।
फॉरवर्ड पास में क्या था, हम इनिशियल इवेंट का निकालते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लास्ट इवेंट का निकालते हैं, फिर लास्ट से हम कहाँ जाते हैं, फर्स्ट पे जाते हैं। तो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम जो होगा लास्ट इवेंट का वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम था लास्ट इवेंट का उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ln इक्वल टू en। फिर हम निकालते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, LFIJ इक्वल टू LI के इक्वल हो जाता है। ठीक है, फिर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकालेंगे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो जाएगा, जो लेटेस्ट फिनिश टाइम आया है उसमें से उस एक्टिविटी की जितनी ड्यूरेशन होती है उसको क्या कर देते हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड में क्या निकालते हैं, फिनिश टाइम निकालते थे, इसमें क्या निकालते हैं, स्टार्ट टाइम निकालते हैं। फिर जहाँ पे हम फॉरवर्ड में क्या करते थे, अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालते हैं, लेटेस्ट अक्रेंस टाइम। उसमें क्या आता था, मैक्सिमम ऑफ अर्लीस्ट फिनिश टाइम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ठीक है, अब इसके बाद स्लैक, ये हमारी पहले डेफिनेशन वाला पार्ट ही शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फ्लोट्स क्या होते हैं किसी भी इवेंट में, फ्लोट होते हैं, फ्लोट, स्लैक और फ्री टाइम इज़ द लेंथ ऑफ टाइम बाय विच ए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी और एन इवेंट कैन बी डिलेड और एक्सटेंडेड विदाउट डिलेइंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। फ्लोट और स्लैक या जो फ्री टाइम होता है वो टाइम वो होता है जब हम किसी भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, उनको एक्सटेंड कर सकते हैं उनके टाइम को। उनको डिले करने से हमारा जो प्रोजेक्ट का टोटल कंप्लीशन टाइम आएगा ना उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, वो डिले नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं फ्लोट या स्लैक। मतलब कि जो हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है अगर उनको हम डिले कर देते हैं किसी टाइम लेंथ से तो उनके डिले होने से हमारे टोटल प्रोजेक्ट पे जो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। वो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं किसी भी एक्टिविटी या इवेंट के। ठीक है, अब नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी और क्रिटिकल एक्टिविटी क्या कौन सी होती है, क्रिटिकल एक्टिविटी तो वो होती हैं जिसमें हमारा लेटेस्ट अक्रेंस टाइम और जो अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम होता है किसी भी इवेंट का वो क्या होता है, इक्वल होता है। और नॉन क्रिटिकल में क्या होता है, जहाँ पे लेटेस्ट अक्रेंस टाइम और अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, वो होती है हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब देखो स्लैक ऑन इवेंट्स। अब किसी भी इवेंट पे स्लैक क्या होता है या फ्लोट क्या होता है, फ्लोट एंड स्लैक इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट अक्रेंस टाइम एंड इट्स अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम। तो जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम और अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम के बीच में जो डिफरेंस आता है ना वो क्या होता है, फ्लोट होता है। ठीक है, फ्लोट ऑफ एन इवेंट या स्लैक ऑफ एन इवेंट। और जहाँ पे डिफरेंस नहीं होता वो एक्टिविटी क्या बन जाती है, हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी बन जाती है, और जहाँ पे डिफरेंस आ जाता है वो बन जाती है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। अब उसके बाद आता है स्लैक ऑन एक्टिविटीज़। पहले तो था स्लैक ऑन इवेंट्स, अब है स्लैक ऑन एक्टिविटीज़। इट इज़ द लेंथ ऑफ फ्री टाइम अवेलेबल विद इन द एस्टिमेटेड टाइम ऑफ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ में जो फ्री टाइम लेंथ, जो फ्री टाइम हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं स्लैक ऑन एक्टिविटीज़। ठीक है, टोटल फ्लोट, उसके बाद हम निकालते हैं टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है, इट इज़ द लेंथ ऑफ टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड इफ ऑल इट्स प्रीसीडिंग एक्टिविटी आर completed at their earliest possible time and all successor activities can be delayed until their latest permissible time। टोटल फ्लोट वो होता है कि जब हम किसी भी एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं। ठीक है, किस टाइम, किसी लेंथ ऑफ टाइम के लिए कब डिले कर सकते हैं, जब उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो उसके अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे तो क्या हुई हो, कंप्लीट हुई हो। ठीक है, और उसकी जो सक्सेसर एक्टिविटीज़ हैं वो उसके लेटेस्ट परमिसिबल टाइम तक क्या हुई हो, डिले हुई हो। ठीक है, मतलब कि हम किसी भी एक्टिविटी को कितने टाइम तक डिले कर सकते हैं, हम उसको तब तक डिले कर सकते हैं जब उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी है वो उसके अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम पे तो क्या हुई हो, कंप्लीट हुई हो, और उसकी जो सक्सेसर एक्टिविटी है वो उसके लेटेस्ट परमिसिबल टाइम तक क्या हुई हो, डिले हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं टोटल फ्लोट्स। ठीक है, तो टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, LJ माइनस EI माइनस TIJ। अब यहाँ पे LJ और EI का जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाता है टोटल फ्लोट का, L ऑफ लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम।
ये फॉर्मूलाज हैं जो हम डायरेक्ट क्या यूज़ करेंगे, हमारे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। फ्री फ्लोट क्या होता है? फ्री फ्लोट ऑफ ए नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी इज डिफाइंड एज द टाइम बाय विच द कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट कॉजिंग एनी डिले इन इट्स इमीडिएट सक्सेसिंग एक्टिविटीज़। फ्री फ्लोट वो होता है कि कोई भी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसके कंप्लीशन को हम डिले कर सकते हैं, कब, कितने टाइम तक, इतने टाइम तक जिससे कि उसकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी होगी उसमें कोई भी डिले ना हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फ्लोट। इसका फॉर्मूला होता है EJ माइनस EI माइनस TIJ। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है कि वो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सेप्टेबल डिले, वो अमाउंट डिले का वो एक्सेप्टेबल अमाउंट जिससे हमारी जो एक्टिविटी है वो तो ना तो उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करे ना उसकी सक्सेसर एक्टिविटी को अफेक्ट करे, वो होते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट्स। मतलब कि कोई एक्टिविटी है अगर वो डिले हो रही है तो उसके डिले की वजह से ना तो उसकी जो पहले वाली एक्टिविटी पे कोई अफेक्ट पड़ रहा है ना उसकी जो सक्सीडिंग एक्टिविटी है उस पर कोई अफेक्ट पड़ रहा है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता था, यहाँ देखो बुक में ये क्वेश्चन था हमारा जिस पे हमने कल अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम भी निकाला था, अर्लीस्ट और लेटेस्ट अक्रेंस टाइम निकाला था। तो ये एग्जांपल क्या बोल रहा है कि एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू ऐड ए न्यू प्रोडक्ट टू इट्स लाइन। It will buy the product from a manufacturing concern, package it and sell it to the number of distributors selected on a geographical basis. Market research has indicated that the volume expected and size of the sales force required. The step down is the following table are to be planned. अब इन्होंने ये टेबल बनाई, ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं A to M तक। ठीक है, ये इनका नाम दे दिया इन्होंने जो भी है, ये इनकी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं और ये ड्यूरेशन दे रखी है। ठीक है, तो इनके बेस पे हम क्या करते हैं, पहले तो इनका क्या बनाएंगे, नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, अब देखो इसका नेटवर्क डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ बनाया भी है पर फिर भी चलो इस पे बना लेते हैं हम। हमारी एक्टिविटी देखो, सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आती है, ए एक्टिविटी। मतलब हम किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं तो ये उसका क्या होता है, स्टार्ट इवेंट होता है। ठीक है, ये स्टार्ट इवेंट हो गया। अब देखो स्टार्ट इवेंट से कौन कौन सी एक्टिविटी ऐसी हैं जिनकी कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है। तो A है और एक कौन सी है, G है और एक कौन सी है, J है। इन तीनों की कोई भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो हम इनको क्या करते हैं, ऐसे प्लॉट कर देंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी, एक यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मान लो ये हमारी A है, ये G है और ये J है। ये हमारी तीनों एक्टिविटी होगी। इनके साथ हम इनकी ड्यूरेशन लिख देते हैं। A तो 6 डेज़ काम करती है, मतलब A एक्टिविटी 6 डेज़ में कंप्लीट होती है, G होती है 2 डेज़ में और J होती है 13 डेज़ में। तो G2 J 13। ठीक है, अब इसके बाद देखो B कहाँ से निकल रही है, B निकल रही है A से, तो हम यहाँ B निकाल देते हैं। ये एक्टिविटी हमने निकाल दी B, और B की ड्यूरेशन क्या है, B की ड्यूरेशन है हमारी 7 डेज़ हो गया। अब इसके बाद हमारी B से कौन सी निकलती है, C, तो B से हम निकाल देते हैं ऐसे C। और साथ साथ एक चीज़ और देखते रहना कि क्या कोई हमारी, अब देखो C के साथ K भी ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें चेक करते रहना है कि कहाँ पे दो एक्टिविटीज़ मिल के किसी तीसरी एक्टिविटी को निकालेगी। तो ये मान लो ये हमने C एक्टिविटी निकाल दी। ठीक है, ये हमारी C एक्टिविटी हो गई और C की ड्यूरेशन कितनी है, 7 डेज़, C की 7 डेज़ है और B की कितनी थी, 4 डेज़। यहाँ पे 4 और यहाँ C की कितनी है, 7 डेज़। अब देखो ये हमने निकाल दिया। D कहाँ से निकलती है, A से निकलती है। हम यहाँ A से D को भी निकाल देते हैं। ये हो गया D, और D का कितना टाइम लग रहा है, D को लग रहा है 2 डेज़। उसके बाद E निकलती है D से, ये हमने E को निकाल दिया कहाँ से, D से। और E की ड्यूरेशन क्या है, E की ड्यूरेशन है 4 डेज़।
ई तो निकल गई, ठीक है। अब एफ कहाँ से निकलती है? ई से निकलती है। एफ का कोई कॉम्बिनेशन है यहाँ पे? नहीं है, तो हम एफ निकाल देते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने एफ निकाल दी। अब इसके बाद देखो आप, जी हमारी निकल चुकी, एच निकलती है कहाँ से? जी से। एच निकलती है जी से, और जे और एच बनाते हैं किसको? आई को। तो हमें चाहिए कि जे और एच का क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ से एच निकाल दी, कहाँ से? जी से। और एच कितना टाइम ले रही है हमारा? 10 डेज। और जे और एच यहाँ पे मिल गए, तो ये दोनों मिलके कौन सी निकाल रहे हैं? आई निकाल रहे हैं। अब आगे ये भी देखो कि आई और एल भी क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो आई से हम बाद में निकालेंगे, पहले हम देखते हैं कि ए से कौन सी निकल रही है। जे तो हमने निकाल दी, ए निकल रही है कहाँ से? के से। और सी और के क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। तो यहाँ से हमने ए से, यहाँ से ए और के, ए से हमने के निकाल दी, और सी और के यहाँ पे मिल गए, ठीक है। और के की ड्यूरेशन कितनी है? 9 डेज। सी और के मिल गए। अब देखो एम निकलता है आई और एल से, और आई कहाँ से निकलता है? जे और एच से। जे और एच से हमने निकाल दिया कौन सा? आई। और एल कहाँ से निकल रहा है? सी और के से। सी और के से निकाल दिया एल, और एल कितना ले रहा है? 3 डेज, ठीक है। और आई निकल रहा है जे और एच से, और आई और एल भी क्या बना रहे हैं? कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो आई और एल का हमने क्या बना दिया? यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दिया। आई कितने दिन ले रही है? 6 डेज। आई और एल का कॉम्बिनेशन बन गया। आई और एल से बन रहा है एम, ठीक है। ये होगी हमारी एम एक्टिविटी, और ये कितना टाइम ले रही है? 5 डेज। अब देखो ये एफ जो निकली थी, ये कहाँ पे जाएगी? एंड पॉइंट पे जाएगी ना। तो ये एंड पॉइंट हमारा कौन सा बन रहा है? ये वाला। तो एफ यहाँ चली गई, और एफ की ड्यूरेशन कितनी है? 10 डेज, ठीक है। हमने सबकी ड्यूरेशन लिख दी, हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया। और अब हम क्या करते हैं? इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे? अब देखो, ये तो हमारी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। उसके बाद हमारी कौन सी निकलती थी? ये मैंने आपको कराया भी था कि हमारी बी, ए से बी निकलती है। तो बी निकलती है, तो ये 5th एक्टिविटी हो गई। फिर बी से सी निकलती है, बी से सी निकल रही है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? 6th एक्टिविटी, ठीक है। फिर ए से डी निकल रही है, तो ये होगी हमारी 7th एक्टिविटी, यहाँ पे 7th हो गई। फिर हमारी कहाँ से? ई से डी निकल रही है, मतलब डी से ए, तो ए से डी निकल गई, डी से ई निकल रही है, डी से ई निकल रही है, तो ये 8th एक्टिविटी हो गई। अब जी हमारी हो चुकी, ई से एफ निकल रही है। उससे पहले हमें ये एक्टिविटी देखनी पड़ेगी। अगर हम पहले ही एफ निकाल देंगे तो ये हमारा एंड पॉइंट नहीं बन सकता। तो उससे पहले जो हमारी रिमेनिंग एक्टिविटी है हम उनको नंबर देंगे। तो ये हमारी रिमेनिंग है, तो 8 तक हो गई, ये हमारी 9th हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी? 10th एक्टिविटी। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इनका अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालेंगे इन एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ देखो, जब हम अर्लीस्ट फॉरवर्ड मेथड यूज़ करते हैं तो अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं। तो हम जो फर्स्ट इवेंट होता है E1, उसको हमेशा क्या करते हैं? 0 साइन करा देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो E1 है उसको क्या करा दिया हमने? 0 साइन करा दिया, ठीक है। E1 0 हो गया। अब हमें निकालना है E2। E2 क्या होता है हमारा? E2 हो जाएगा हमारा, जो हमारा E1 आया था, E2 कहाँ से निकल रहा है? फर्स्ट एक्टिविटी से ना। तो E1 प्लस T1 2, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारे जो ये फॉर्मूला थे कि अगर हम निकाल रहे हैं सेकेंड एक्टिविटी के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? अर्ली स्टार्ट टाइम ऑफ फर्स्ट प्लस TIJ। तो अब हमारी ith एक्टिविटी 1 थी, और jth एक्टिविटी क्या है? सेकेंड है। तो वो क्या हो जाएगी? E1 प्लस T1 2। अब E1 की वैल्यू कितनी है? 0, और ड्यूरेशन कितनी है इनकी? 6, तो प्लस 6, तो E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 6 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं E3। E3 क्या हो जाएगा हमारा? E3 कौन सा है? यहाँ पे बन गया E2 इक्वल टू 6।
E3 यहाँ आएगा। E3 कहाँ से निकल रही है? फर्स्ट से ही निकल रही है, तो फर्स्ट से ही क्या आ जाएगा? E1 प्लस T1 3। ठीक है, फर्स्ट से निकल रही है। हम इनका देखते हैं कि प्रीडिसेसर एक्टिविटी जो होती है उसके साथ ही करते हैं। तो E1 की वैल्यू 0 है और ड्यूरेशन कितनी है इनकी? 2। तो E3 की वैल्यू क्या आ गई? 2। यहाँ पे नोट कर देंगे। ऐसे ही E4 निकालेंगे। E4 भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम, E1 प्लस ड्यूरेशन। तो E1 कितना है? 0 और ड्यूरेशन कितनी है? 13। तो E4 की वैल्यू कितनी आ गई? 13। अब E5 निकालेंगे। यहाँ पे निकलेगी E5। E5 कैसे निकलेगी? E5 कहाँ से निकल रही है? सेकंड एक्टिविटी से। तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, निकल जाएगा। E2 प्लस इनकी ड्यूरेशन 10 हो गया। अब E6 कैसे निकलेगा? E6 देखो दो जगह से निकल रही है, एक तो सेकंड एक्टिविटी से, एक फिफ्थ एक्टिविटी से। तो इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम पुट करते हैं। तो E6 के लिए देखो, E6 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कौन कौन सी से है? सेकंड से और फिफ्थ से। तो ये हो जाएगी E2 प्लस T2 6 और दूसरी क्या हो जाएगी? E5 प्लस T5 6। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ E2 की वैल्यू कितनी आई हमारी? E2 6 के इक्वल है, प्लस T2 6 के बीच में ड्यूरेशन कितनी है? 9 है। ठीक है, और दूसरी कौन सी हो जाएगी? 10 प्लस ड्यूरेशन कितनी है? 7। तो इनमें से मैक्सिमम क्या बन रही है हमारी? 17 बन रही है ना। तो जो E6 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 17। ठीक है, E6 आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे हम E7। E7 डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि सेकंड एक्टिविटी से निकल रहा है। तो 2 प्लस 8, 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8। E7 आ गया। E8 कैसे आएगी? E8 आ जाएगी 8 प्लस 4, जो E7 है प्लस में जो ड्यूरेशन है। 8 प्लस 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, अब E8 भी आ गया। अब हमें कौन सी निकालनी है? E9, अर्लीस्ट इवेंट ऑफ अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम ऑफ नाइन्थ एक्टिविटी कहाँ से है? एक तो 6 से, एक 4 से। तो इनका देखेंगे, इनका मैक्सिमम देखेंगे। E9 क्या हो जाएगा? मैक्सिमम ऑफ E6 प्लस T6 9 प्लस और दूसरी कौन सी हो जाएगी? प्लस नहीं, E4 प्लस T4 9। तो यहाँ से मैक्सिमम ऑफ E6 की वैल्यू कितनी है? 17, ड्यूरेशन कितनी है? 3 और यहाँ पे कितनी है? 13 प्लस ड्यूरेशन कितनी है? 6। तो मैक्सिमम क्या आ रही है? 20। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? 20। तो E9 की वैल्यू आ गई हमारी 20। इसी तरीके से हम E10 की निकाल लेंगे। E10 भी दो में से निकल रहा है, तो एक तो निकल रहा है E8 से, एक निकल रहा है E9 से। तो E10 की वैल्यू भी क्या बनेगी? मैक्सिमम ऑफ E8 की वैल्यू कितनी है? E8 की वैल्यू है 12 प्लस ड्यूरेशन कितनी है? 10 और दूसरी कौन सी है? 9। तो 20 प्लस कितनी है? 5। तो मैक्सिमम कौन सी बन रही है? 25। तो E10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 25। तो ये हमने फॉरवर्ड पास मेथड से अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकाल लिया इनका। अब अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम निकाल लिया, तो अब बैकवर्ड पास मेथड से हम क्या निकालेंगे? इनका लेटेस्ट अक्रेंस टाइम। ठीक है, लेटेस्ट अक्रेंस टाइम निकालेंगे फॉरवर्ड पास मेथड से। लेटेस्ट अक्रेंस टाइम, तो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम में हम सबसे पहला हमारा जो स्टेप था वो क्या था? यहाँ देखो कि हमारा जो लास्ट एक्टिविटी है उसको हम क्या करते हैं, उसका जो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम होगा वो किसका होगा? जो लास्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम होता है उसके इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी लास्ट एक्टिविटी का अर्लीस्ट अक्रेंस टाइम कितना है? 25। तो लेटेस्ट अक्रेंस टाइम जो हो जाएगा L10 का वो किसके इक्वल हो जाएगा? E10 के, वो क्या होएगा? 25। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट साथ में लिख सकते हैं हम L10 इक्वल टू 25। अब डिक्रीजिंग में जाते हैं हम, तो पहले L9 निकाल लेते हैं। L9 क्या आएगा हमारा? इसी से निकल रहा है, तो वो क्या आ जाएगा? L10 माइनस T10 9। ठीक है, ड्यूरेशन तो L10 कितना है हमारा? 25 और ड्यूरेशन कितनी है? 5। तो ये L9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, इसी तरीके से L8 निकालेंगे। L8 कितना आ जाएगा यहाँ पे? L8 इक्वल टू L10 माइनस ड्यूरेशन, तो 25 माइनस 10 गया तो कितना बचा? 15।
L8 की वैल्यू आ गई। अब L8 की वैल्यू आ गई तो L7 निकालेंगे। L7 क्या आ जाएगा, L8 माइनस ड्यूरेशन, तो 15 माइनस 4 कितना हो जाएगा 11, L7 आ गया। अब यहाँ पे निकालते हैं L6। L6 कहाँ से आ रहा है, 9th एक्टिविटी से, तो L9 माइनस ड्यूरेशन 20 माइनस 3 कितना हो जाएगा 17, ये भी इक्वल आ गया इसके। L6 निकल गया, L5 निकालना है। L5 कहाँ से निकल रहा है, 6 से। L5 कौन सी से, 6 से, तो 6th एक्टिविटी कितना है, L10 17 है, 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। L5 निकल गया। अब निकालेंगे L4। L4 कौन सी में से आ रहा है, 9th एक्टिविटी से। L9 20 है, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। L3 निकालेंगे। L3 कौन सी से आ रहा है, 4th एक्टिविटी से, तो 14 माइनस 10 कितना बच गया 4, ठीक है। अब L2 निकालेंगे। अब देखो L2 हमारा कहाँ से आ रहा है, एक तो 6th एक्टिविटी से, एक 5th से, एक 7th से, तो इसमें कौन सा निकालते हैं हम, मिनिमम वाला। तो L2 निकलेगा हमारा मिनिमम ऑफ, एक तो कौन सी से है, 6th एक्टिविटी से, L6 माइनस T62, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, 5th से L5 माइनस T52, और तीसरी कौन सी है, L7 माइनस T72, इन तीनों से निकलेगा। अब मिनिमम ऑफ, यहाँ पे देखो L6 की वैल्यू कितनी है हमारी 17, ड्यूरेशन कितनी है 9, 17 माइनस 9। L5 की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस 4, और यहाँ पे कितनी है 8, 8 माइनस 2, नहीं 11 है ये, हाँ 11 माइनस 2। तो यहाँ पे इसकी कौन से वाला मिनिमम बन रहा है हमारा, 6, मतलब ये वाला 6, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी 6, तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, L2 आ गया। अब L1 निकालेंगे। L1 भी कौन से निकल रहा है, 4th से, 3rd से और 2nd से, तो ये भी मिनिमम आ जाएगा। मिनिमम ऑफ L4 माइनस T4 1, और ये कौन सा आएगा L3 माइनस T3 1, और L2 माइनस T2 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। L4 की वैल्यू कितनी है 14, मिनिमम ऑफ 14 माइनस कितना है 13, नेक्स्ट कितना है 4 माइनस 2, और नेक्स्ट कितना है 6 माइनस 6, तो मिनिमम कौन सी आई 0, तो L1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल। तो ये हमने निकाल लिया, लेटेस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम सब निकाल लिया हमने, अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम हमने निकाल लिया। अब ये निकालने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, क्रिटिकल पाथ डिफाइन करना। अब क्रिटिकल पाथ क्या होता है, क्रिटिकल पाथ इज़ द सीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी दैट फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ बिटवीन ए स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट एंड इट्स कंप्लीशन। ये क्रिटिकल एक्टिविटीज़ का वो सीक्वेंस होती है जो क्या बनाते हैं, एक कंटिन्यूस पाथ बनाते हैं, किसके बीच में, स्टार्ट और फिनिश एक्टिविटी के बीच में, ठीक है, एक पाथ बन जाता है। और क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जैसे मैंने आप में बताया था कि इफ़ देयर इज़ एनी डिले इन दीज एक्टिविटी विल कॉज फर्दर डिले इन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। अगर इन एक्टिविटीज़ में अगर हम कोई डिले कर देते हैं ना, तो इनके डिले की वजह से हमारा प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम होगा ना उसमें डिले हो सकता है। तो ये एक्टिविटी कौन सी होती हैं, जिनके अंदर ज़ीरो फ्लोट होता है, ठीक है। ज़ीरो फ्लोट मतलब इनका अर्लीस्ट अकरेंस टाइम और लेटेस्ट अकरेंस टाइम क्या होता है, इक्वल होता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, एक तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें क्या है, लेटेस्ट और अर्लीस्ट क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, एक तो ये वाली होगी। अब और किस में इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल है। एक सेकंड एक्टिविटी हमारी कौन सी बनती है जिसमें क्या है, दोनों इक्वल है, तो इनको हम डबल लाइन से क्या कर देंगे, डिनोट करेंगे, क्योंकि ये क्या बनाएंगी, जो क्रिटिकल एक्टिविटी है ना वो क्रिटिकल पाथ बनाती है। अब देखो फिफ्थ एक्टिविटी ऐसी है जिसमें लेटेस्ट और अर्लीस्ट क्या है, इक्वल है, तो इसको भी डबल लाइन से कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सिक्स्थ एक्टिविटी ऐसी है जिसमें दोनों इक्वल हैं, तो इसको भी क्या कर देंगे, डबल लाइन से कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी है, नाइन्थ एक्टिविटी है, इसको भी डबल लाइन से कर देंगे। और उसके बाद कौन सी है, 10th एक्टिविटी। तो जो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी का जो पाथ आया, जो क्रिटिकल पाथ आया हमारा,
वो कहाँ से कहाँ तक आया, 1 2 5 6 9 10 ये आया। ये एक्टिविटीज़ क्या हमारी क्रिटिकल हैं, इनमें अगर डिले हो जाता है तो हमारा प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं हमारा क्वेश्चन में ये टेबल बनाते हैं जिसमें हम हमारी नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ लिखेंगे, उनकी ड्यूरेशन लिखेंगे, उनमें अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम और उसका टोटल ये जो फ्लोट्स हैं वो फ्लोट्स निकालेंगे। ठीक है।